नमस्कार, मैं हूँ आपका संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय हिचकोले खा रही है। भारत को कभी पांचवी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, फिर भारत चौथे नंबर पर पहुंचा तो भारत की सरकार ने ढिंढोरा पीटा और जब तीसरे नंबर पर पहुंचा तो फिर दुदुम भी बजाई। लेकिन आज वो छठे नंबर पर आ गया है और बहुत जल्द वो 7वें नंबर पर जाने वाला है। क्योंकि भारत की जो लगभग 3.76 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, वो फ्रांस के 3.66 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से थोड़ा ही आगे है। यानी वो फ्रांस से थोड़ा ही आगे है, नहीं तो वो 7वें पोजीशन पर कभी भी सरक सकता है। और इसका कारण क्या है? कारण है कि पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिरता चला गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य है पुराना कि डॉलर के मुकाबले रुपए गिरता है तो सरकार की साख गिरती है और इसका मतलब सरकार की साख लगातार गिर रही है। पिछले 1 साल में रुपए 86 रुपए से 95 पर रुपया पहुंच गया है और अब तो जो सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं 100 तो एक आंकड़ा है, उसके चक्कर में मत पड़िए, रुपए गिर रहा है ठीक है। यानी जो विपक्ष में रहते हुए जिसके लिए सरकार को कोसते थे, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था है का जो मानक है और अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, वो बहुत कुछ पश्चिम द्वारा आयातित है और जिसके कारण अगर आप देखें तो भारत का जो दुनिया की जीडीपी में उतना बड़ा योगदान नहीं है जो कभी भारत देता था। खुद जब विदेशी आए यहाँ कब्जा करने, उस समय भी भारत दुनिया की जीडीपी में 30% का योगदान दे रहा था। क्या कारण है कि भारत अर्थव्यवस्था में लगातार पिछड़ रहा है, लेकिन वो अपने सनातन अर्थव्यवस्था की दृष्टि को समझने, उसको मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है या फिर उसको वो जानना ही नहीं चाहता। और ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, अभी वो सत्ता में है तो उनकी आलोचना है, ये हर सरकार की बात है। स्वतंत्रता के बाद से पैरामीटर्स हमने पश्चिम का लिया है। 1967 की बात है, 1967 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस समय रुपए का अवमूल्यन उन्होंने किया था। अशोक मेहता थे योजना आयोग के चेयरमैन थे, उनके सलाह पर। और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का दबाव था जिसके कारण रुपए का अवमूल्यन किया गया था। और आज भी एक तरह से अमेरिका का ही दबाव है, रुपए तो फिसल ही रहा है। भारत इतना बड़ा कर्जदार हो चुका है दुनिया का, वर्ल्ड बैंक का, कि भारत की पीढ़ियां, कई पीढ़ियां जन्म लेते लेते थक जाएगी, वो कर्ज नहीं उतार पाएगी। तो आज हम जानेंगे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी से कि भारत की अर्थव्यवस्था जो इस तरह से फिसलन भरी है, लोग उठ नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या कारण था कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और बहुत पुराने वैदिक काल के भारत की बात मैं नहीं कर रहा, गुप्त काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गुप्त काल में। तो क्या कारण है कि 1000 साल 1500 साल में भारत की स्थिति ये हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था फिसलन भरी राह पर लगातार फिसल रही है, लेकिन हमारे जो कर्णधार हैं, पॉलिटिकल कर्णधार हैं, वो भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था से, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से सीखने को तैयार नहीं है। वो आज भी अमेरिका और वर्ल्ड बैंक को ही अपना आदर्श मानते हैं, इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था की ये दुर्दशा हो रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। नो लेफ्ट नो राइट की ये पत्रकारिता है। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और फिर जुड़ेंगे प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी के साथ। न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। स्वागत है सर आपका इंडिया स्पीक डेली पर पुनः। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं कि अभी जो थीम है विकास का, जो 2047 का मॉडल की विकसित भारत 2047 में हो, तो विकास की सनातन दृष्टि में जो अर्थ की चिंतन थी हमारे यहाँ, और जिसके कारण से हम
लाखों वर्षों तक विश्व का सिरमौर बने रहे। और सोने की चिड़िया तो एक छोटा उपमा हुआ, जिस तरह की हमारी प्रगति थी उसको सोने का गरुड़ कहना ज्यादा उपयुक्त है। हमारा देश हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व एक विकसित देश था और उद्योग धंधे और व्यापार निर्यात में अग्रणी था। और विश्व के जितने भी लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए उसका मुख्य कारण आर्थिक प्रगति था। जितने लुटेरे भारत में आए वो सबका जो है ध्येय जो है भारत की आर्थिक प्रगति थी। और जब हम बात करते हैं सनातन में दृष्टि में विकास का जो अर्थ है वह केवल भौतिक विकास नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति का सह-अस्तित्व और संतुलन है। और जब हम आर्थिक विकास की बात सनातन दृष्टि में करते हैं तो इसमें केवल कुछ लोगों का भौतिक प्रगति नहीं है, बल्कि सभी के जो है भौतिक प्रगति की जो है इसमें चिंता की गई है। जो कि आज जो है हम इस जो है परंपरा या इस विचार को हम जो है का अभाव देखते हैं। यहाँ कुछ लोगों का खूब प्रगति हुआ है और बाकी अधिकांश जनता का कोई आर्थिक प्रगति नहीं हुआ है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय था भारत के आर्थिक चिंतन में जो है। और सनातन परंपरा में भौतिक प्रगति के साथ साथ आंतरिक ज्ञान चेतना का विकास भी उतना ही जो है वो जो है महत्व दिया गया था। हम विश्व में सिरमौर तब थे जब गांव-गांव में कुटीर उद्योग धंधे जो है विकसित थे और उसमें सभी लोगों का योगदान होता था, न केवल पुरुष का बल्कि महिलाओं का भी उसमें बढ़ चढ़कर योगदान था। गांव-गांव में जो है कुटीर उद्योग धंधे विकसित थे जो है, और उसका जो उत्पादन होता था उस उत्पादन के द्वारा जो है भारत जो है विश्व को निर्यात करता था। और जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वह जो है प्रकृति के सापेक्ष है, प्रकृति का क्षरण नहीं बल्कि संरक्षण करते हैं। और यह सामरिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। आज जो दुश्मन देश हैं, जो भारत के बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उनके पास जो है सभी के नक्शे हैं और मिनटों में जो है इसको ध्वस्त कर भारत को जो है आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सकता है। लेकिन कुटीर उद्योग धंधे जो ऐसे हैं जो गांव-गांव में विकसित है, जिसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, तो न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी जो है कुटीर उद्योग धंधे का कोई जोड़ नहीं है। इसी चीज को आगे डेवलप कर जापान आज जो है विकसित जो है बना। और जो है अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत जो है विश्व जीडीपी का 23% जो है उसका जो है भाग होता था। और एक बहुत बड़े लेखक हुए जेवेंटी सुंदरलैंड, उनकी एक किताब है अंग्रेजी में जिसका हिंदी रूपांतर है गुलामी में भारत और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। वो बड़े शुद्ध होकर अंग्रेजों को कहते हैं, मतलब कि भारत क्या था और तुम लोगों ने भारत की क्या दुर्दशा बना दिया। तुम लोगों के आने से पहले भारत हर क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर था और अभी जो है भारत की दुर्दशा यह हो गई है कि यह आर्थिक रूप से पिछड़। आपको जानकर आश्चर्य होगा संदीप जी कि भारत केवल निर्यातक देश था, कभी भी वो आयातक देश नहीं रहा। और जितने भी चीजों का जो चीजें होता था, मैं क्रमशः उसमें आऊंगा, वो निर्यात करता था, आयातक देश न था, कभी कर्ज नहीं लिया। अंग्रेजों के आने के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है देश जो है निर्यातक से आयातक बन गया और 50 के बाद जो है कर्ज भी जो है विदेशों से लिए जाने लगा। जो है मैकाले 2 फरवरी 1835 को संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स ऑफ सभा होता है, आप जानते हैं जिसे यहाँ संसद कहा जाता है, उसमें वो कह रहा है 17 साल वो भारत का भ्रमण किया। वो कह रहा है कि हमें कहीं भी भारत में कोई भिखारी दिखाई नहीं पड़ा, कोई बेरोजगार दिखाई नहीं पड़ा, किसी के घर में ताले नहीं लगते थे।
यह जो है भारत की आर्थिक समृद्धि का द्योतक है, जो कि 1835 में जो है डॉक्यूमेंटेड है, जो है लोग वहां के संसद में ब्रिटेन के किया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात, जो बहुत बड़ा इतिहासकार था विलियम डिग्वी, जिसका इंग्लैंड में ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं, पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा उसकी जो है इज्जत थी, सम्मान था, क्योंकि वह बिना किसी प्रमाण के वो कोई बात लिखता नहीं था, कहता नहीं था। उसने जो कहा कि भारत कृषि, औद्योगिक और व्यापार तीनों दृष्टि में विश्व का सर्वश्रेष्ठतम देश था, और यहाँ की भूमि विश्व के अन्य जगहों से बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ के कारीगर बहुत ज्यादा हुनरमंद और जो है व्यवहार कुशल थे, और जो कपड़े भारत में बनाए जाते थे कारीगरों द्वारा, उस तरह के कपड़े विश्व के किसी अन्य देश में बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। और भारत केवल निर्यातक देश था, आयात यहाँ होता नहीं था, ऐसा वो कह रहा। फ्रांस का एक और विद्वान है, इतिहासकार फ्रांसीसी पेराड, जो अपनी पुस्तक में 1711 में वो जो है वो कह रहा है कि भारत में 36 प्रकार के उद्योग ऐसे थे जो उत्पादन करते थे और जिसका निर्यात किया जाता था विश्व में। और यह जो निर्यात होता था, जो माल होता था, वो बहुत ही हर दृष्टि से उत्कृष्ट, टिकाऊ और सस्ता होता था। विश्व में इस तरह का कोई भी जो है देश इतना उत्कृष्ट, टिकाऊ और कम लागत पर बना नहीं सकता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकती है यह जो है। और भारत, वो आगे कह रहा है कि भारत 3000 वर्षों तक अबाध रूप से विश्व में निर्यात करते रहा। यह जो है फ्रांस का जो है इतिहासकार फ्रांसवा पेराड का कहना है। स्कॉटिश इतिहासकार मार्टिन कहता है कि जब इंग्लैंड बर्बर था, जंगली था, नंगे रहते थे, तब भारत में जो है कपड़ा उद्योग अपने चरम सीमा पर था। और विश्व को, हमको यह कहने में कोई लज्जा नहीं है कि जो है विश्व को भारत ने कपड़ा बनाना और पहनना सिखाया। इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि रोमन जो शासक थे, उनका जो परिधान और जो वस्त्र होता था, वह भारत से आता था। यह 1750 में गवर्नियर ने जो है कहा भारत के जो कपड़े के बारे में, को इतने हल्के होते हैं कि उसको अगर हाथ पर ले लिया जाए तो पता ही नहीं चलता है कि इसका वजन कितना है। उसने थान का वर्णन किया है, 14 मीटर 15 मीटर, मतलब 14 थान मतलब 13 मीटर, 15 थान माने 1 मीटर कम 14 मीटर कहा है कि उसका वजन जो है 100 ग्राम से भी कम होता, 100 ग्राम होता था, उससे भी कम होता था। और इतनी बारीक होता था कि जो नग है, अंगूठी का जो नग है, नग के बीच से उसको निकाला जा सकता है। और जो है इस प्रकार से जो है विलियम बर्ड भी जो है भारत की मलमल, जो ढाका में प्रसिद्ध था, उसका वर्णन करता है कि उसकी कारीगरी का करता है कि इतना हल्का होता था कि उसको जो है कई थान को जो है माचिस के टिबिया में उसको रखा जा सकता था। जब उसको जमीन पर बिछा दिया जाता था तो जो ऊपर से ओस पड़ता था, तो ओस जो पड़ता था तो वो जो है उसका कलर और जो कालीन का कलर था, दोनों इतने हल्के थे कि पता ही नहीं चल पाता था। तो इस प्रकार से भारत की कारीगरी का जो है कुछ विवरण जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद यह जो हम देखते हैं, मैं जो बहस संसद में, इंग्लैंड के संसद में 1813 में संसद में बहस हो रही है भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर। तो 1813 में जो आर्थिक स्थिति थी, विश्व के कुल उत्पादन का 43% केवल अकेले भारत उत्पादन करता था। और उस समय 1813 में अमेरिका 1% कुल विश्व का उत्पादन का, इंग्लैंड 0.5%, और इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के 27 देशों को मिलाकर जो है विश्व के कुल उत्पादन का
मात्र 3 से 4% जो है उत्पादन होता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक भी भारत जो है विश्व का जो है सिरमौर बना रहा जो है। अब जो सिरमौर बना रहा, आप देखेंगे कि भारत के अलग-अलग जगहों स्थान का कुछ अलग-अलग वस्तुओं के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। जैसे वाराणसी था पीतल के उत्पादन के लिए, सिल्क के उत्पादन के लिए, ढाका मलमल का था, मुर्शिदाबाद जो है वो कपड़े के लिए था। ऐसे कई स्थान थे जो कि अलग-अलग उत्पादन के लिए वो प्रसिद्ध थे और वहाँ की कलाकृति, वहाँ की कारीगरी पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध था जो है। इस प्रकार से हम देखते हैं। उसके बाद जो है टाइम्स ऑफ मैगजीन जो अमेरिका की जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन में जो है पॉल वेसिक का 1998 में एक लेख छपता है और उस लेख में वो कहता है कि ज्ञात इतिहास में भारत जो है जब से जो है ज्ञात इतिहास हुआ है, बहुत लंबे समय तक जो है हजारों वर्षों तक जो है भारत जो है विश्व का जो आर्थिक रूप में सिरमौर रहा। यह जो है टाइम मैगजीन में छपता है और 1999 में जो विश्व के आर्थिक रूप से जो सबसे समृद्ध देश हैं, जिनका एक संगठन है OECD, उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो है यह बात को रखा जाता है। वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे वह मानने को तैयार नहीं हुए कि भारत कभी ऐसा रहा हो। फिर हुआ कि नहीं, तब इसको जांच पड़ताल हो, तो इसके लिए जो है ब्रिटिश मूल का जो है एक जो है अर्थशास्त्री जिसका नाम है मेडिसिन एंगस, उसको यह काम दिया जाता है कि जो बातें टाइम मैगजीन में छपा है इसमें कितनी सत्यता है, इसकी आप जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दीजिए। उसने 4 साल तक बड़ी मेहनत से कई रिसर्चरों को लगाकर उसने जो है इसको जो है लिपिबद्ध किया और उसका उस पर उस किताब भी जो है उसका जो है वो छपी जो है। उसमें वो कहा कि 2000 वर्षों का उसने इतिहास जो है वो आर्थिक वो वर्णित करता है। कहता है कि 1500 वर्षों तक जो है भारत विश्व का सिरमौर रहा और उस किताब का नाम है सहस्राब्दी परिप्रेक्ष्य में नाम है हिंदी रूपांतर। और 46%, 32%, 34%, 66% जो है और औसत उसका निकालता है कि 46% विश्व जीडीपी का भारत जो है अकेले जो है वो उसकी पूर्ति करता था। जो है विश्व जीडीपी का भाग जो है भारत का 46% होता। यह जो है 1999 में जो है वो क्या नाम है कि वो मेडिसिन एंगस का जो किताब है उसका सारांश। अब देखिए कि जो विश्व की जो विवाद का कारण बना जो है हमारे यहाँ, तो जो चिंतन है और जो विश्व के अर्थशास्त्रियों का चिंतन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसमें कहा गया, ये पहले बायोलॉजी में आया ये शब्द, फिर बाद में उसको इकोनॉमिक्स में डाल दिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारे झगड़े का जड़ ये वाक्य है। हमारे यहाँ तो भारतीय चिंतन में सभी मनुष्य का बल्कि चराचर जगत की उत्थान की कल्पना की गई। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है और कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। यह भारतीय शास्त्र करता है और उसका उपयोग हमें कैसे करना है यह हमें जो है भारतीय चिंतन परंपरा बताती है। तो यह विश्व के आर्थिक चिंतन और हमारा जो चिंतन में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ सभी के उत्थान की बात जो है कही गई है, जबकि विश्व स्तर पर जो पश्चिम का जो चिंतन है उसमें यही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही गई है। सारे झगड़े का जड़ जो है वही बनता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा उद्योग धंधे इतना आगे था। अभी जो हाईवे की बात हो रही है, यह जो है हाईवे की बात हमारे
वेदों में भी इसका वर्णन है। शब्द आता है पेद, पथ, और पथ आता है, और जो है राजपथ का उल्लेख उसमें आता है। अब जब आप इसका पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो खुदाई हुई है उसमें आप देखेंगे इस सड़कों का निर्माण का जाल बिछा हुआ है, और जितने भी खुदाई हुए, चाहे कालीबंगा हो, वहां बंदरगाह भी मिला है। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी है कि हमारे व्यापारी विश्व के अन्य देशों में जाते थे। मेसोपोटामिया के बहुत से सिक्के जो है यहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इससे यह जो है बात चरितार्थ होती है कि मेसोपोटामिया तक हमारे व्यापारी जाते थे। अब जो है उसमें आप देखेंगे कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ नाम का इस शब्द है हाईवे का। 3500 वर्ष पूर्व का जो है यह चीजें। उत्तरापथ मतलब जो संपूर्ण उत्तर भारत को जो जोड़ने वाला था उसको उत्तरापथ कहा गया। वहां से व्यापार होता था, जिसको बाद में चीन ने अपने वर्चस्व के तहत जो है उसको सिल्क मार्ग कहा। वो सिल्क मार्ग नहीं है, वस्तुतः वहां से सिल्क का व्यापार नहीं होता था, वहां जो है मसाले का व्यापार होता है। कई अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों ने इसको बाद में प्रमाण सहित लिखा भी है कि वो सिल्क मार्ग नहीं था, बल्कि वो मसाले का मार्ग था। और अब जब आप देखेंगे मौर्य काल में देखेंगे तो मौर्य काल चाणक्य ने जो है आप अर्थशास्त्र में देखेंगे तो उसने जो है सड़क की सुरक्षा और व्यवस्था को राजकीय धर्म कहा। और व्यापार के लिए जो है, न केवल व्यापार के लिए बल्कि साम्राज्य विस्तार के लिए भी सड़क के हाईवे का कितना महत्व था, यह इसको आप देखेंगे, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड जो अंग्रेजों के आने के बाद बोले, वो जो पेशावर तक जाता है वो अशोक द्वारा बनाया गया। उसी का नवीनीकरण जो है शेरशाह सूरी करता है, जिसका नाम जो है ये जो है आजम, सड़क आजम उसका नाम था। और शेरशाह सूरी ने उसके महत्व को समझा, और जैसे आज किलोमीटर पर एक पत्थर लगा जाता, उस समय 4 किलोमीटर के अंदर पर एक पत्थर लगता था, जिससे कि मार्ग की जो है लंबाई का पता चल सके। 1500 सराय की उसने जो है स्थापना किया था। हर सराय में जो है चिकित्सक भी होते थे। सराय में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और उसी रोड को बाद में जो है अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक रोड दिया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ हाईवे का जो आज प्रचलन है, चाहे जो बना रहा है, हम 3500 वर्ष पूर्व, जो विश्व अभी हाईवे जानता भी नहीं था, 3500 वर्ष में इसके प्रमाण है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ईसा से लगभग 2700-2800 वर्ष पूर्व का है। अब जैसे कहा जाता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया, यह भी गलत है। वास्को डी गामा से बहुत हजारों वर्ष पहले हमारे व्यापारी जो है विश्व के अन्य देशों में पानी के जहाज जो इतने उत्कृष्ट होते थे उसके द्वारा जो है व्यापार करते थे। वास्को डी गामा जब भारत की आर्थिक समृद्धि से प्रभावित होकर आ रहा था तो बीच में वो रास्ता भटक गया था। तो उसके साथ का जो व्यक्ति था वो कहा कि गुजरात का एक व्यापारी है जिसकी नाव हमारे नाव से 3 गुना अधिक लंबी और 3 गुना ज्यादा ऊंची है, वो कुछ मार्गदर्शन कर सकता है। और इसका वर्णन वो खुद जो है वास्को डी गामा पुर्तगीज भाषा में करता है, और उसको आप देख सकते हैं, द जर्नल ऑफ वास्को डी गामा। और जो व्यापारी था जो गुजरात का भरोच का व्यापारी था, उसका कांजी नाम था, जिसको पुर्तगीज भाषा में उसने कन्हाई नाम का जो वो दिया है। और उसने कहा कि जिस प्रकार की उत्कृष्ट नौका जो है कन्हाई हमारे भारत की है, उस तरह के नौका विश्व में कोई भी बना नहीं सकता था।
जितनी बड़ी और लंबी नौका है और जितने कम लोग उसको खे रहे हैं, वह जो है विश्व के अन्य देशों के नौकाओं में संभव नहीं है। उसने कहा कि इतनी लंबी नौका को मात्र 16 लोग जो है खे रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, और इतनी लंबी नौका को यूरोप में बढ़ाने के लिए कम से कम 40 लोगों का जो है, कम से कम 40 लोगों की जरूरत पड़ेगी। जो है ग्रीस के संस्कृत के एक विद्वान जो है, उन्होंने कहा कि जो नोविफिकेशन शब्द जो अभी अंग्रेजी का है, वो नौका गति से, संस्कृत की नौका गति से ही लिया गया है। तो हम नौ परिवहन में भी विश्व के जो है मार्गदर्शक रहे, और इतनी उत्कृष्ट जो हम बनाते थे चीजें, वह विश्व कभी सोच भी नहीं सकता था, और पर्यावरण के अनुकूल था, उससे किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ व्यापारियों का भी बहुत योगदान रहा भारतीय संस्कृति के उत्थान में। जो है, जिनको सृष्टि कहा जाता था, सृष्टि का मतलब जो सभी की चिंता करते हैं, उसी का वंश जो है सेठ जो है बना है। और शब्द सार्थवा शब्द आता है, जिसको उर्दू में कारवा बोलते हैं। सार्थवा माने व्यापारियों का एक समूह होता था जो ग्रुप में व्यापार करता था, ग्रुप में वो जाता था और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से राज जो है प्रबंध करता था। जो है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे सनातन दृष्टि में जो विकास की कल्पना की गई है, वह जो है उसका जो है कोई तोड़ नहीं है, और उसी को अपनाकर भारत जो है विश्व में सिरमौर बना रहा। जो है, अभी जो आर्थिक विकास की जो हमारी जो चिंता है, जो है ये सनातन दृष्टि की, वो चराचर जगत की चिंता करता है, जिसमें स्थावर जंगम सभी के उत्थान का, सभी के संरक्षण की बात हम लोग करते हैं। और हमारे यहाँ जो कारीगर होते थे वो परंपरागत रूप से प्रशिक्षित होते थे। हमारे यहाँ शिक्षा के जगह पर स्किल्ड को ज्यादा महत्व दिया गया। तो संदीप जी, आप जानते हैं, गांव से जुड़े हैं, कि जो गांव के लोग जिनके पास ये कार्य करने का वो था, जो जितने उनका स्किल्ड डेवलप था और जितनी बारीकी से वो वस्तुएं बनाते थे, वह जो है आज का जो प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण के लिए जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बना है, वहां के निकले हुए शिक्षित प्रोडक्ट भी वहां पहुंच नहीं सकते उस तरह का बनाने का, तो बात ही छोड़िए। आधुनिक भारत में जो है दो को उन्होंने रखा, उसमें एक नाम जो है महात्मा गांधी का है, जिन्होंने सर्वोदय की बात कही। सर्वोदय माने सभी का उदय, सर्व माने सभी का, उदय माने विकास, सभी का विकास, जिसमें महिला पुरुष है ना, अपंग, सभी का विकास हो। और जो है जब तक सभी का विकास नहीं होगा, तब तक से संतुलित विकास, जो कि भारतीय चिंतन और भारतीय मनुष्यों का जो दर्शन है, वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो है सर्वोदय की बात कही। बस में आखिरी प्रश्न ये है कि क्या सरकार को सनातन अर्थव्यवस्था से कुछ सीखने की आवश्यकता है, या फिर वो पश्चिम के नक्शे कदम पर ही चले? नहीं, सनातन क्या जो विकास का मॉडल है, उसी विकास के मॉडल पर हम जो है हजारों वर्षों तक विश्व का सिरमौर बने रहे, और सभी संरक्षित संवर्धित रहा। प्रकृति जो है संरक्षित रही, आकाश, नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी संरक्षित संवर्धित रहे, और सभी का जो है विकास जो है हुआ। और इसी को अपनाकर जो है सभी का सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है, इस सनातन चिंतन में ही संभव है। और आज जो विश्व का विकास का जो मॉडल है, वो तो फेलियर हो चुका है, वो खुद सनातन की तरफ देख रहे हैं।
अगर हम उनके मॉडल की तरफ देखेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जितनी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं थी, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं, जितनी आर्थिक योजनाएं हैं, सब फ्लॉप हो चुकी। किसी योजना का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। तो इस प्रकार से हमारी आर्थिक जो विकास था और जिस प्रकार के उत्पादन हमारे यहाँ होता था, हम निर्यातक देश थे, हम कृषि प्रधान देश नहीं थे। ये गलत अवधारणा हमें जो है सिखाई गई। हम औद्योगिक और निर्यातक देश थे। कृषि जरूर हमारे यहाँ होती थी। वेद में अन्न को बेचना पाप माना गया, इसीलिए जो है कृषि का भारत के जीडीपी में कोई ज्यादा योगदान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो यह कहना कि भारत कृषि प्रधान देश था, ये बिल्कुल गलत है। भारत जो है औद्योगिक और निर्यातक देश था, औद्योगिक प्रधान देश था। यहाँ गांव-गांव में उद्योग धंधे लगे थे, गांव-गांव में जो है उत्पादन होता था और जो है हम जो है विश्व में जो है चीजों को निर्यात करते थे। वहां से सोना और चांदी हमारे यहाँ आता था और लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे यहाँ कितने जो है विश्व में कहीं भी सोने का मंदिर नहीं, केवल भारत में ही मंदिर है और कोई एक दो नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 13,780 भारत में सोने के मंदिर। तो यह चीजें जो है दर्शाता है कि भारत कितना आर्थिक रूप से समृद्ध था। वही थे हमारे साथ प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी जी, जो बता रहे थे कि हमारी जो सनातन अर्थव्यवस्था थी वो कितनी स्ट्रांग थी। हम निर्यातक देश थे, हम एक औद्योगिक राष्ट्र थे और हमारी छवि कैसी बना दी गई। हम जो दुनिया के जीडीपी में 30% 40% का योगदान देते थे, आज हम 6-7% पर घिसट रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देशों में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद हम अपनी अर्थव्यवस्था के मॉडल को बदलने को तैयार नहीं है। आज भी हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। अमेरिका कहता है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, कि ये का जो मॉडल हमने अपना रखा है, जिस कारण कि हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं दीमक लग रहा है और इसका खामियाजा भारत की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। सनातन अर्थशास्त्र और पर्यावरण पर ये 2 एपिसोड आपने देखा। आगे हम सनातन कृषि शास्त्र पर अगला एपिसोड देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।